डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें बोर्ड में मैथ्स के एग्ज़ाम को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी आज के टाइम में जो बोर्ड में है वो है आपकी अटैम्प्टेशन। आपको क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर निकाल लेते हैं, बट अगर आपको बोर्ड में अटैम्प्ट करना नहीं आया तो आपके फुल मार्क्स नहीं मिल पाते और आपके कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे हमने सुना है जो आके कहते हैं सर मैंने किया तो पूरा का पूरा था, 80 मार्क्स का था और सारे क्वेश्चंस भी सही किए थे, मगर फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। उसके पीछे क्या रीज़न है? अटेम्प्टेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लिया है और उसको पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, ये एक सैम्पल पेपर है जो मैंने नेट से लिया था, 30/S/1 था। ठीक है, ये सैम्पल पेपर से आप देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी और उसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहला जो हमारा पेज होता है, ठीक है, इसमें आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। चलिए जी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए जिसमें हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं MCQ के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले MCQ क्वेश्चंस को नहीं करना। एक हमें जो टाइम मिलता है 15 मिनट का, जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं हम, उस केस में आप MCQs को के ऊपर फोकस करेंगे। MCQs को आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा MCQ है और उसका किस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी है तो उससे आप रिमाइंड करके हल्का सा मार्क लगा सकते हैं। 15 मिनट्स जो हमें स्टार्टिंग में रीड करने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन को लिख नहीं सकते हैं शीट में। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट्स जो आपके स्टार्टिंग में होंगे, उसमें अगर आप रीड करके आपको कोई ऑप्शन लगता है कि हाँ कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। ठीक है, वो हल्का सा आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इस तरीके से कि पता भी ना चले। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें आंसर शीट मिल जाएगी, आंसर शीट मिलने के बाद हम उसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो हमारे ये वाला पेज है इसको छोड़ देना है और इस पेज से हमने शुरू करना है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए को लिखने के बाद आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 अप टू आंसर 10 हम इस पेज पे लिख लेंगे। सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, सॉल्व नहीं करना है MCQs को। उसी तरीके से हम सेकंड पेज पे करेंगे। सेकंड पेज पे हम इसको ऐसे करके यहीं पे छोड़ देंगे। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन करना है वो करना है सेक्शन डी। क्या करना है? सेक्शन डी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेक्शन डी जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन डी में। ये है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर MNOP इज ए पैरेललोग्राम एंड समथिंग समथिंग। ठीक है, इसमें हमें एक फिगर दे रखी है और हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और यहाँ पे जो क्वेश्चन के फर्स्ट 2 वर्ड्स है और डैश 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 और जो आखिरी वर्ड है। जब हमें इसका आंसर लिखना है, उस आंसर में अगर हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन है तो उस फिगर को हमें ड्रॉ करना है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, ये सब लिखना है। ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन दिया है, उस सोल्यूशन में जहाँ पे हमने लिखा है बाय BPT, अब यहाँ पे हमने बाय BPT तो लिख दिया, बट मगर BPT है क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और साइड में हम कहीं पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रॉपर लिखेंगे और एग्जामिनर को बताएंगे कि हमें पता है कि ये कौन सी थ्योरम है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे, इस तरीके से जब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूफ, और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेक्शन डी का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जो कि हमारा स्टैटिस्टिक चैप्टर में से है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद उसका सोल्यूशन इस तरीके से। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सेम कंसेप्ट किया, जो हमने ये टेबल बनानी है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, इस टेबल में हमें ध्यान से देखिएगा, पेंसिल के साथ ये आउटलाइनिंग टेबल बनानी है। यहाँ पे
1 2 3 लाइंस में हमें ये सब लिखना है और फिर लाइन छोड़ के इस तरीके से लाइन छोड़ के हमें टेबल को कंप्लीट करना। यहाँ पे देखिए क्या हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल N n/2 जो ये पैरामीटर्स हैं वो हमें सारे लिखने हैं L F C F H n/2 अलग से, ताकि हमने एग्जामिनर को क्लियर कट बताना है कि ये है। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जैसे हमने ये 23 - x/2 है, यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, ठीक है। तो 20 के बाद इसको 23 इस तरीके से जो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवर राइटिंग, ये हमें नहीं करनी, ये हमें किसी भी हालात में नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन केस अगर आपसे कुछ गलत हो भी जाए, ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसको प्रॉपर शो कर दीजिए कि हाँ यहाँ पे हमसे गलती हुई है। अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि हमें इसको शो करने की ज़रूरत ना पड़े या पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में हमने कुछ नहीं करना, हमने इस वाले पोर्शन को एज इट इज़, मान लीजिए हमसे ऐसे लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम इसको 23 मत कीजिए, इसको यहीं पे लिखते रहिए ऐसे, ताकि एग्जामिनर को पता ही ना चले कि हमने कहीं पे गलती करी है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर सही है और वो इतना ध्यान से नहीं देख पाएगा एग्जामिनर, और हम इस कटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना करें, गलत है, यहाँ पे 23 आना चाहिए था, गलती से 20 लिख दिया, कोई बात नहीं, चलने दीजिए इसको, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट और बी पार्ट। मान लीजिए आपके 2 पार्ट्स गिवन है और आपको सिर्फ एक पार्ट करना है और आप इसमें बी पार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि क्वेश्चन 34 बी, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के फिर आंसर ANS 34 बी, ठीक है। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट लिखना है कि शॉपकीपर ने एक बुक बाय करी, उसने 15, थोड़ा सा जो अगर हल्की सी जो स्टेटमेंट है उसको हम आंसर की फॉर्म में हल्का सा लिख देंगे, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ बुक्स कॉस्ट ऑफ 1 बुक दिस। इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमारा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे तक आ गया, तो हमने जो ये बिल्कुल जो हमारी पेपर की लास्ट लाइन है उसमें ये नहीं लिखना है, ठीक है। पेपर की लास्ट लाइन में कभी भी हमने कुछ नहीं लिखना है, अवॉइड राइटिंग इन योर लास्ट लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, ये कंटिन्यू क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमारी कुछ पेजेस, कुछ लाइंस बच गई है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर इसमें 1-2 कंसेप्ट और इसको लाइन छोड़ के कर दीजिए अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन पता है। बट हमने एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। हाँ, अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर आप कर सकते हैं, बट अगर हाफ से ज़्यादा अगर आपका यूज़ हो चुका है पेपर, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें इसको, कि हम इसको ना करें, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 35 का। इसमें 2 क्वेश्चन के पार्ट्स दे रखे हैं, ए और बी। मान लीजिए आपने बी पार्ट करा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में से है, ठीक है। 35 का बी पार्ट ये देखिए। सबसे पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जो हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर है, उसमें चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे वो 3 नंबर का है, चाहे वो 5 नंबर का है, चाहे वो केस स्टडी की फॉर्म में आए, आपने फिगर जरूर बनानी है। और तो चाहे आप कैसी भी फिगर बनाएं, बट फिगर आपने ज़रूर बनानी है। बट फिगर अगर आपकी साफ़ सुथरी होगी और आपने पेंसिल से प्रॉपर बनाई होगी, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हर एक पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करें कि क्या क्या है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को आप स्मॉल r से डिनोट कर रहे हो, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए काफ़ी बच्चे कहेंगे सर हाइट ऑफ हेमिस्फीयर तो होती नहीं है। देखिए हाइट ऑफ हेमिस्फीयर नहीं होती, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर बेसिकली क्या होते हैं, उसका रेडियस ही होता है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ये टॉय में जो हाइट है वो रेडियस का काम करेगी, तो ये भी हम इसमें क्लियरली मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया है क्वेश्चन का, ठीक है। स्मॉल r, कैपिटल R,
कैपिटल आर हम किसको डिनोट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ कोन को। कैपिटल एच किसको डिनोट कर रहे हैं, हाइट ऑफ कोन को। और स्मॉल एल किसको डिनोट कर रहे हैं, स्लैंट हाइट को। जो फॉर्मूलेज है वो हम प्रॉपर लिखेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर कोई हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है तो उसको हम ऐसे अंडर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को आगे देखिए। वॉल्यूम ऑफ कोन, टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉइन, ये आया, ऐड किया, एक्स निकला है, ये एक फैक्टर है तो इसको एक वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो हमने इसको मार्क कर दिया। उसके बाद स्मॉल एच स्मॉल आर 3x है, ये आया, कैपिटल एच आया, टोटल हाइट ऑफ टॉय, और हमने यहीं पे इसको एंड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी, इस तरीके से हमारा जो डी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। जब हमारा डी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसके बाद हमने जो सेक्शन शुरू करना है वो है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट रेस्क्यूड समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, जिसमें हमारा एक ही क्वेश्चन है जिसमें हमें मीन एज को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मीन, जब हमें मीन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो मीन के क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट मेथड से यूज़ कर रहे हैं या स्टेप डेविएशन कोई भी आप मेथड करें तो ये जो मीन का क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक ही शीट पे आने का पूरा चांसेस बनता है। ठीक है, इसमें आपने प्रॉपर इस तरीके से टेबल बनानी है, एज, नंबर ऑफ पीपल, एक्सआई, एफएक्सआई। ठीक है, इनका सम फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख के लास्ट में कंक्लूजन जो आपका रिजल्ट है वो लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, सेक्शन सी का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करा, प्रूव वाला क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और लास्ट में हेयर LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, ठीक है ना, और हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हेयर द एंड लाइन कैन बी रिटन एट, तो यहाँ पे आप एंड में लाइन लिख दीजिए, यहाँ पे हम उसको एक्सेप्टेबल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए और क्वेश्चन है, और वाला 28, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, इन दोनों में से आपने ये करना है। मान लीजिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये सिर्फ आपको गिवन है, ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, और आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सर्कल में से है, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन की फिगर बनानी है। ठीक है, अगर आपने फिगर बना लिया, उससे आपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ आपको पता है ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, इसमें गिवन टू प्रूव प्रूफ। उसके बाद जो ये कंसेप्ट है ये कोई भी नहीं लिखता बच्चा, मोस्टली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। फ्रॉम पॉइंट पी, पी ए एंड पी एफ आर टू टेंजेंट्स, फ्रॉम पॉइंट क्यू, ये आपने लिखना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी आपके सर्कल में आप कोई भी थ्योरम का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो थ्योरम आप ज़रूर लिखेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू थ्योरम फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू इट देन द लेंथ ऑफ द बोथ द टेंजेंट्स इज ऑलवेज इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर जो आपकी टेक्निकल लैंग्वेज है वही लिखनी है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर देना है कि हाँ जी हमें इस थ्योरम का पता है। इस तरीके से हम ये सारा लिखेंगे, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कटिंग हो गई, कोई बात नहीं, हो गई तो क्लियर कर दीजिए कि हाँ जी हमसे गलती हो गई थी, और पी एफ प्लस यू एफ इजिकल टू यूपी लिखना था और हमने गलती से यहाँ पे पी क्यू लिख दीजिए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। अगर गलती है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको प्रॉपर कट के। काफ़ी बच्चे सिर्फ ऐसे कट कर देते हैं, ऐसे नहीं कट करना, प्रॉपर शो कर दीजिए कि हाँ जी हमसे कटिंग हुई है और हमने कटिंग कर दी है। अगर ज़रूरत है तो देखिए कटिंग की कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा
तुक्का चल सकता है और कहाँ पर नहीं। ठीक है, जैसे ही हमारे कंप्लीट हो गया, लास्ट में ये हैंस प्रूफ जरूर लिखना है जो भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको छोड़ देना है क्योंकि 3-4 लाइनें बच गई है, हमें नया क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड डिफरेंस इज दिस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमें लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सम ऑफ जीरोस दिस, डिफरेंस ऑफ जीरोस दिस। इक्वेशन 1 2 सोल्व कीजिए, अल्फा की वैल्यू निकाल ली हमने, बीटा की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। काफ़ी बच्चे ये नहीं लिखते हैं, वो सीधा आंसर लिख देते हैं। नहीं, आपको जनरल फॉर्म भी लिखनी है और जनरल फॉर्म लिख के लास्ट में आपको आंसर सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 29th के बाद हमारा 30th क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमें ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन 2 में से एक क्वेश्चन करना है। मान लीजिए हमने 30 का ए पार्ट किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 और 30A और 30B है। इनमें से हमें कोई एक क्वेश्चन करना है। मान लीजिए हम 30A क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, द सम, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट x एंड टेंस प्लेस डिजिट by। ठीक है, नंबर विल बी 10y प्लस x। नंबर obtained by reversing the order of digits will be 10x plus y। काफ़ी बच्चे ये चीज़ लिखते ही नहीं हैं, रिवर्सिंग वाला तो लिखते ही नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे, हर एक इक्वेशन को प्रॉपर सोल्व कर देंगे और लास्ट में रिजल्ट नहीं लिखते। मोस्टली बच्चे सिर्फ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस लिख कर आ जाते हैं, मगर जो हम ये लास्ट में रिजल्ट लिखते हैं 48 जो रिजल्ट है, इसके हमारे मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ठीक है, ए स्कूल टीचर हैज़ इनवाइटेड 42 टीचर्स मैथमेटिक्स, 56 फिजिक्स टीचर, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में से क्वेश्चन आया हुआ है, HCF और LCM का 3 मार्क्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस 3 नंबर के क्वेश्चन, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनर ने 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में डाला है तो वो डिमांड भी करेगा कि आप 3 नंबर के अकॉर्डिंग इसको अटैम्प्ट करके आओ। इसमें बच्चे बहुत नंबर कटवाते हैं आपने। ठीक है, इसमें 1 या 1.5 नंबर ही बच्चों को मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो अटैम्प्ट ही नहीं करते। ठीक है, इसका टेम्पटेशन का मेथड देखिए, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स, फिजिक्स टीचर्स, केमिस्ट्री, ये गिवन है, इसको लिखना है। उसके बाद वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड इफ सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू सिट ऑन द टेबल। तो इसका मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, HCF चाहिए क्या कि LCM चाहिएगा। HCF चाहिएगा तो ये चीज़ हम एग्जामिनर को बताएंगे कि इसके लिए हमें HCF की ज़रूरत पड़ेगी। जो HCF के बाद जो ये HCF है वो हमें इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसको इस तरीके से सोल्व करना है। मोस्टली बच्चे इस कंसेप्ट को करते ही नहीं, वो सीधा लिखते थे HCF ऑफ दिस इज 40। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हर एक की अलग अलग टेबल निकाल के टोटल नंबर ऑफ टेबल्स निकाल। तो ये एक प्रॉपर मेथड है 3 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया और अब हम करते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब काफ़ी बच्चे क्या कहते हैं, सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो थोड़ा थोड़ा लिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन है, हल्का सा आप इसको ब्रीफ कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं करना। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2 नंबर का क्वेश्चन था, फिगर दी थी, हमने फिगर बनाया, गिवन जो हमें गिवन है, टू शो कंस्ट्रक्शन, हमने इसको ज्वाइन करा था तो कंस्ट्रक्शन वाला कंसेप्ट लिखा है। उसके बाद सोल्यूशन। अब देखिए इस यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है, इसमें हमने बीपीटी थ्योरम यूज़ करी है, तो बीपीटी को हम साइड में थ्योरम को लिखेंगे। इस तरीके से करना है। बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, फिगर बनाते हैं, सिंपल लिखेंगे इन ट्रायंगल दिस इक्वल टू दिस, इन ट्रायंगल दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। अब 2 नंबर में अगर आप सिर्फ इतना सा लिख कर आओगे, ठीक है, तो एग्जामिनर और आपका हल्के से भी कहीं पे गलती होगी तो आपको सिर्फ आधा या 1 नंबर ही मिलेगा। इसलिए अगर आप अटेम्प्ट करते हैं 2 नंबर का तो ये पूरा अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है और मोस्ट प्रोबेबली आता है, ठीक है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। मोस्टली केसेस में 3 नंबर का आता है, मोस्टली केसेस में 2 नंबर का आता है। और इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही कम बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 1.5 या 2 नंबर आते हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 या 1.5 नंबर ही बच्चे को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लिखता ही नहीं है ढंग से। कैसे लिखना है इसको देखिए। प्रूव दैट, ये लिख दिया, उसके बाद आंसर टू प्रूव दिस इज ए इरेशनल नंबर, लेट अस अज्यूम दिस इज ए रैशनल नंबर, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे ये एक्सप्लेन करूँगे। इफ़ ए बाई बी इज ए रैशनल इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इरेशनल, बट दिस इज इक्वल टू रूट 5, इट इज़ गिवन दैट रूट 5 इज irrational. If RHS is irrational, it means LHS is also irrational. If it's so, this is irrational, so we can see that our assumption was incorrect, hence it proves that this is an irrational number. इसमें बच्चे 3 या 4 लाइन में ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। सिंपल ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, उसके बाद लास्ट लाइन लिख दिया। चलो जी, ऐसे नहीं होता, आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन को करना। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कोड इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ ए रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। 2 क्वेश्चन है, कोई ये करना है। मैंने ये क्वेश्चन किया है क्योंकि इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें हमें कोई फिगर नहीं दे रखी, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखी है, और स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये देखिए ये हमने ऊपर स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, ये हमने फिगर बनाई, फिगर पेंसिल के साथ साफ सुथरी फिगर अच्छे से ड्रॉ करनी है, नीट एंड क्लीन, जैसे ये की हुई है। इसमें गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, एरिया ऑफ रीजन। जो हमने एरिया फाइंड आउट करना उसको हमने शेड कर दिया ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ यही होगा, ठीक है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल OAC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हर एक एरिया को स्पेसिफाई कर, एरिया निकाला। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ, एरिया ऑफ दिस माइनस दिस हमने इस तरीके से निकाला। यहाँ पे हमने B पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि इससे हम जब भी सेगमेंट कोई लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए OACBA, सॉरी यहाँ पे O नहीं आएगा, ठीक है, ACBA, ठीक है, ACBA हमारा ये है, ठीक है, सॉरी OA, मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, ठीक है, हमने लिखना है यहाँ पे OABCO, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने लिखना है। मतलब हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेंट को प्रॉपर लिखना है, OABCO, ये शायद कुछ गलत लिखा गया, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा OAC, ठीक है, ट्रायंगल है OAC, और हमने माइनर सेगमेंट क्या बताया कि जो हमारा ये सेक्टर है इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे अगर ये गलती हो गई यहाँ पे, है ना, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको कटिंग करके यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको पहले ही इतने अच्छे से मेंटेन कर दिया है कि एग्जामिनर को पता ही चलेगा कि क्या है, क्योंकि हमारा आंसर भी सही है, फॉर्मूले भी सही है, सब कुछ हमने सही लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में आया हुआ है। जनरली ये 2 मार्क्स में नहीं आना चाहिए, 3 मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में ये फिगर बच्चे बनाते ही नहीं, ठीक है, खुद ही क्वेश्चन पेपर पे सारा कुछ सोल्व करते रहेंगे और लास्ट में जो आंसर है वो लिख देंगे। थोड़ा बहुत कुछ लिखेंगे, जो गिवन है वही 2 चीज़ें लिख दी, चलिए जी, ऐसे नहीं। इसका टेम्पटेशन देखिए आप कैसे, ये देखिए, ये इसका व्यू ऑफ टेम्पटेशन, जिसमें आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्या आपको गिवन है, टू फाइंड कंस्ट्रक्शन जो हमने ये डॉटेड लाइन से है, ये डॉटेड लाइन का जो मतलब है वो ये होता है कि हमें ये फिगर में नहीं गिवन है, इसको हमने बाद में ड्रॉ करा है, ठीक है। जो भी आप कंस्ट्रक्शन है उसको डॉटेड लाइन से करें, डॉटेड लाइन से एग्जामिनर को ये पता चलता है कि अच्छा ये क्वेश्चन में नहीं है, ये बच्चे ने बाद में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बनाई। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने एक थ्योरम यूज़ करी है, तो वो थ्योरम हमने लिख दी है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल मेक्स 90 डिग्री एंगल विद रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
टेक्निकली ये लैंग्वेज नहीं है, मगर हमने अपनी लैंग्वेज, सिंपल सी लैंग्वेज में थ्योरम को लिख के एग्जामिनर को बता दिया है कि हम कौन सी थ्योरम इसमें यूज़ कर रहे हैं और वो थ्योरम क्या कहती है। उसके बाद हमने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में जो रिज़ल्ट है वो लिख दिया। अगर हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करी, ये एक ट्रायंगल है जिसमें OT और OB रेडियस है, तो अगर ये दोनों रेडियस है तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके एंगल्स इक्वल है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, तो हम यहाँ पे लिखे देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, 24th क्वेश्चन के बाद है हमारा 25th क्वेश्चन सेक्शन बी का। सेक्शन बी के बाद सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन 1 कर दिया है मैंने, 1 करके दिखाया है आपको। ठीक है, ये कैसे किया है देखिए। इफ़ यहाँ पे लिख दिया है, आंसर को सोल्व कर दिया, a माइनस बी जो भी है, ये आप कंसेप्ट है, इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद 2a-3 भी हमें निकालना था, उसको अलग से सोल्व करके 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी होच पोच ना हो जाए, इसलिए हमने इसको लास्ट को आंसर को लिख दिया है। इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो भी आप टेबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे ज़रूर लिखनी है। इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ जी, आपने वैल्यूज़ जो यूज़ करी है वो सही यूज़ करी है। ठीक है, चलिए जी, अब हमारा इस तरीके से सेक्शन बी, सी और डी हो चुका है। अब हमें करना है सेक्शन ई। सेक्शन ई बेसिकली हमारी क्या है, केस स्टडीज़ है। ठीक है, तो केस स्टडीज़ को हम कैसे करेंगे, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केस स्टडीज़ का, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको केस स्टडीज़ सोल्व करनी नहीं आती। सेक्शन ई, ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट दिस हमारी को एक फिगर गिवन है। ठीक है, उसके आगे का जो क्वेश्चन है वो ये रहा। ठीक है, ये हमारी एक केस स्टडी है जिसमें ये फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और ये इसके क्वेश्चन है। अब देखिए इस केस स्टडीज़ को कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारी केस स्टडी का क्वेश्चन। जो फिगर हमें गिवन है उस फिगर को ड्रॉ करना है। इसमें बिल्डिंग X, बिल्डिंग Y, ये सारा कुछ हमें लिखना है, चाहे गिवन है चाहे ना गिवन है। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें जैसे AP क्या डिनोट कर रहा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग Y, RC क्या डिनोट कर रहा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग X, O क्या है, पॉइंट है, OA क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम बिल्डिंग Y, OC क्या है, ये सारा कुछ हमें लिखना होता है। अगर ये लिखेंगे, ठीक है, तो ही हमें मार्क्स मिलते हैं। मगर हाइट एंड डिस्टेंस तो दूर, केस स्टडीज़ किसी में भी बच्चे ये सब चीज़ें नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ लेटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कोस थीटा हमने यूज़ कर दिया था गलती से। ठीक है, करना था साइन थीटा। यहाँ पे आप कटिंग करके एग्जामिनर को बता दीजिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको अवॉइड, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनर ने देखना है कि आपने साइन यूज़ करा है कि कोस यूज़ करा है। अगर आपने कोस यूज़ कर दिया तो एग्जामिनर साथ के साथ आपके आंसर को क्रॉस कर देगा। बट यहाँ से एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ आपसे गलती हो गई थी, बट आपने अच्छे से इसको रेक्टिफाई कर लिया और आपने क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, अब जैसे अब ये केस स्टडीज़ है। केस स्टडी में हमें सबसे पहले हमें जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका सारा कुछ जो मेन डाटा है वो लिखना है। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर इसमें इसका इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, ये इसमें तो 4 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, 1-1 नंबर का और 2 नंबर का। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो एग्ज़ामिनर होते हैं ना, ठीक है, आपको ये चैप्टर आता है कि नहीं आता एग्ज़ामिनर को नहीं पता। जो भी आप इसमें लिखोगे उसी से वो जज करेगा कि आपको इस चैप्टर की कितनी नॉलेज है। अब एक चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 1 क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो उस एक क्वेश्चन को आप जिस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे वही तो बताएगा ना एग्जामिनर को कि आपको वो चैप्टर कितना अच्छे से आता है। तो इसमें क्या करना है, जो एग्जामिनर है, अगर आपने ऊपर का डिस्क्रिप्शन अच्छे से गिवन है, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो अगर यहाँ पे आपकी कहीं पे छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो आपके मार्क्स बहुत कम डिडक्ट होंगे। अदरवाइज एग्जामिनर क्या करेगा, अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो वो सिर्फ आंसर चेक करेगा और आंसर आपका गलत हो गया तो वो आपके पूरे मार्क्स डिडक्ट कर लेगा।
ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख दिया जैसे फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट किया, प्रॉपर अच्छे से लिखना है, लास्ट में यूनिट्स लिखना। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा इस क्वेश्चन में कि इसमें मोस्टली केस स्टडीज़ में ऐसे होता है कि 2 में से एक क्वेश्चन करना होता है, इसमें हमें दोनों के दोनों पार्ट्स कर आनी है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, दोनों के दोनों पार्ट्स हमें करने हैं, ए पार्ट भी कर देना है और बी पार्ट भी कर देना है, ठीक है। ये नहीं है कि चलो एक ही तो करना है एक कर देते हैं, नहीं, इसमें आप दोनों पार्ट्स करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि चांसेस है कि अगर कभी बाय मिस्टेक कोई पार्ट हमारा गलत हो जाए तो हमें सेकंड में मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारी केस स्टडीज़ है। ये हमारी केस स्टडी है जो एपी सीरीज से है, ठीक है। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ए स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू प्लांट सम ट्रीज ऑन 51st वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। They have decided to plant those trees in few concentric circular rows such that each succeeding row has 20 more trees than the previous one. The circular row has 50 trees. ठीक है, उसके बाद ये फिगर दे रखी है और उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखी है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं बच्चे, How many trees will be planted in the 10th row? बच्चे क्या लिखेंगे, A equal to 50, D equal to 20, A10 is equal to A plus 9D, वैल्यू पुट कर दिया, एंड A10 इज इक्वल टू दिस। ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है। सबसे पहले हमने बताया डिस्क्रिप्शन, ए स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन सर्कुलर रो, इन फर्स्ट रो देयर आर 50 ट्रीज एंड इन ईच नेक्स्ट रो 20 मोर, ठीक है। ट्रीज इन फर्स्ट रो कितने हैं 50, सेकंड में कितने हैं 70, थर्ड में कितने हैं 90। एज सेम नंबर ऑफ ट्री आर इंक्रीजिंग इन ईच रो इट बिकम्स एन एपी। A1 50 हो गया, A2 70, A3 90। पहले हमने एग्जामिनर को बताया कि हमें पता चल गया कि क्वेश्चन क्या गिवन है, ठीक है। उसके बाद इन AP में क्या क्या होता है, A होता है जो कि फर्स्ट टर्म डिनोट करता है, D होता है जो कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे ये क्या है N नंबर ऑफ रोज, AN nth टर्म मतलब nth रो, SN सम ऑफ nth टर्म्स और सम ऑफ ट्रीज इन nth। हमने एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ ट्रीज इन 10th रो मीन्स टू फाइंड A10, ठीक है। इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर निकालना है और लास्ट में जो आंसर है उसको वर्ड की फॉर्म में लिखना है। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 10th रो आर 230। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जो हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी मोर ट्रीज विल बी प्लांटेड इन 8th रो देन इन 5th रो, यानी हमें इसमें 8th रो के ट्रीज और 5th रो के ट्रीज चाहिए, तो A8 और A5 जो हमें चाहिए वो लिख दिया, फॉर्मूला लिखा, A8 निकाला, A5 निकाला, नंबर ऑफ मोर ट्रीज आंसर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इफ 32 ट्रीज आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क देन हाउ मैनी रोज आर रिक्वायर्ड। ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने इसको प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व किया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज SN इक्वल टू दिस, फाइंड एंड फॉर्मूला लिखा, सोल्व किया। यहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं, आगे कीजिए इसको। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करके लास्ट में आंसर लिखा। और हमारा थर्ड का B पार्ट ये भी हमने कर दिया, बहुत छोटा सा पार्ट था तो छोटे से में इसको सोल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने करना था। अब है हमारी थर्ड केस स्टडी। थर्ड केस स्टडी है हमारी पार्थ, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। इसको रीड कर लीजिए, इसमें सारा गिवन है। He lives in the most convenient area of the city where bank, hospital, post office and supermarket can be accused. In the graph, the bank is plotted at A, hospital at B and supermarket at C such that ABC form a triangle. ठीक है, ABC हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल, इन बिटवीन बैंक एंड सुपरमार्केट देयर इज पोस्ट ऑफिस। इस तरीके से क्वेश्चंस गिवन है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ बैंक, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, ABC, ये गिवन है, ये सब हमने लिख दिया। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल। तो अब देखिए बैंक हमारा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, A, और हॉस्पिटल यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का नाम डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स बनाए, एक को A जो कि बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को B जो हॉस्पिटल है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दिया और यहाँ पे x1 y1 और x2 y2। अब बच्चे कैसे करते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, वो सीधा
कैसे करेंगे, ए बी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, बस 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए। ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से आपने फॉर्मूला लिखना है, x1 x2 y2 y1 y2 जो भी है वो सारा एक्सप्लेन करना है। ये इस छोटी सी फिगर से आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पार्ट है E इज़ पोस्ट ऑफिस, E इज़ पोस्ट ऑफिस एंड इज़ एट मिड पॉइंट ऑफ बैंक एंड सुपर मार्केट। E है, A और C है, कोऑर्डिनेट्स मान लिए E x और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे भी हमने ए और सी, बैंक, सुपरमार्केट, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 e xy, ठीक है। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में पुट करके लास्ट में हमने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। थर्ड का ए पार्ट है जिसमें डी ए मिड पॉइंट ऑफ हॉस्पिटल एंड सुपरमार्केट सारा लिखिए, जो गिवन है उसमें कंप्लीट एग्जामिनर को बताइए कि हॉस्पिटल बी को डिनोट कर रहा है और सुपरमार्केट सी वाली है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करा है। इस तरीके से क्वेश्चन है, डी का हमें मिड पॉइंट निकालना है। डी का मिड पॉइंट निकल गया, उसके बाद डी और ए यानी बस स्टैंड और बैंक के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना था, तो हमने डी और ए को रिप्रेजेंट करा, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, फॉर्मूला लिखा और सोल्व किया। उसी तरीके से हमारा थर्ड का बी पार्ट है जिसमें हमें ए बी फाइंड आउट करनी थी, तो ये छोटी छोटी फिगर्स बना के हमने ए बी को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने शुरू कहाँ से करा, सेक्शन डी से। सेक्शन डी के हम सारे के सारे पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद सेक्शन सी करेंगे, फिर सेक्शन बी करेंगे, उसके बाद सेक्शन ई करेंगे। अब सेक्शन ई कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो हमारे पास बच गए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि और में आए हुए थे, जिसमें हमें 2 में से एक क्वेश्चन करना था, और एक क्या रह गए हमारे 20 MCQs। तो अब जो मेन चीज़ है वो है 20 MCQs। तो सबसे पहले हमें 20 MCQs करने हैं। अब MCQs को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो देखते हैं। MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू 5 इज ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ k इज। इसको आप सोल्व कीजिए, आप जो आपकी ये आंसर शीट है इसके बैक साइड में कर लीजिए, ठीक है, या फिर बैक साइड में कीजिए या बैक साइड में ही कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने बैक साइड में क्वेश्चन को सोल्व किया और उसके बाद इसका आपका आंसर निकल कर आ गया, मान लीजिए बी आ गया या सी आ गया, जो भी है, ठीक है। तो आपने उसको मार्क कर लेना है, ठीक है, और आपने उसके बाद जो हमारा पेज है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पेज है यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम MCQs का, सिर्फ आपने MCQ का जो क्वेश्चन है उसको आपकी कहीं पे कैलकुलेशन नहीं दिखानी, ठीक है, कहीं पे रफ वर्क नहीं दिखाना, जो रफ वर्क दिखाना है बैक साइड में दिखाना है। आपने सिर्फ आंसर्स को लिखना है MCQs में, क्योंकि MCQ में जो हमें मार्क्स मिलेंगे कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा, उसमें सिंपली आपको जो मार्क्स येस या नो यानी चाहे 1 मार्क्स मिलेगा चाहे 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो आप ऑप्शन लिखोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको कैसे लिखना है देखिए, मैंने ये ऐसे अब देखिए, मान लीजिए आंसर 1 है हमारा बी। सबसे पहली बात ये हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। बच्चे कैसे लिखते हैं, बी सी ए, ऐसे नहीं करना, ठीक है, या ए को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, या एक सी को ऐसे बना देंगे, बी को ऐसे। चलिए ये मेरे से तो लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब बच्चे इस तरीके से लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता एग्जामिनर को कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना, हमने प्रॉपर कैपिटल लेटर्स में साफ साफ लिखना है कि ये बी है। अब देखिए, अब फिर भी क्या पता काफ़ी बच्चों की हैंड राइटिंग इस तरीके से होती है कि बी सी उनको ढंग से लिखना ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता एग्जामिनर को। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो जाए और आपका आंसर गलत ना कर दें, तो हम ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, एक बार MCQs पे नज़र मारते हैं, ठीक है। हमने मान लो फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हमने रीड कर लिया, इसको सोल्व करना है कि देख के पता चल जाएगा आंसर, उस तरीके से हमने करके इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दिस आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, सोल्व करके आंसर निकाल लिया।
ठीक है, 5th है, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए अच्छे से, ठीक है, 6th क्वेश्चन, ठीक है, साथ के साथ हमने सोल्व करना है और इनके आंसर्स को लिख देना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जैसे इजी सा क्वेश्चन है, देख के सोल्व करके, बट एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर पे ना लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वैल्यूज़, ठीक है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है अच्छे से इसको सोल्व करके आपने आंसर्स को लिख देना है। 12th क्वेश्चन है आपका रोम्बस का, ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, सर्कल्स का, और उसके बाद ये हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आंसर्स को मार्क कर दिया प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद ये असर्शन रीजन के टाइप है, ठीक है, इसमें ये ABCD, ठीक है, आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, सोल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे 11, 10 और उसके बाद 11 to 20, ठीक है स्टूडेंट्स। जो असर्शन रीजन है बाद में ये भी हमने लिख देना है कि A का मतलब क्या होता है और D का मतलब क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने MCQs कर दिए। देखिए स्टूडेंट्स, MCQs के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो MCQs है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हर एक चैप्टर के 100 MCQs मैंने करवा रखे हैं। तो 1400 MCQs आपके पास हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं उसको तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं में से आपका कोई ना कोई MCQs मोस्टली उन्हीं में से आएंगे, उससे बाहर शायद ही कोई MCQ आए। तो एक बार 1400 MCQs आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन के 100 MCQs बना रखे। चलिए जी, उसके बाद अब देखिए, अब हमारा सेक्शन ए, ध्यान से अब देखिए अच्छे से, दोबारा हमारे कैसे देखा सेक्शन ए जो मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है, जब एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी, देखिए, ठीक है, सेक्शन डी किया हमने। सेक्शन डी के बाद इस तरीके से आपकी आंसर शीट होनी चाहिए। सेक्शन सी हो गया, सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, फिर सेक्शन ई हो गया। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पूरे आंसर शीट में क्या देखा। मैंने कोशिश की है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी हम क्वेश्चन शुरू करें वो बिल्कुल न्यू पेज से स्टार्ट करें। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है हमने इसमें, ठीक है। जहाँ पे हमें लगा कि हाँ ये यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। एक दो लाइन छोड़ के फिर से लाइन छोड़ दीजिए, इधर कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हैं तो उसमें हमेशा लाइन छोड़ के ही करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा ये कंसेप्ट यूज़ होता है अंडर रूट का। तो इसमें काफ़ी बच्चे होच पोच कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसका जो भी क्वेश्चन आप करें यहाँ पे आपने लाइन जरूर छोड़नी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने सारा क्वेश्चन कर दिया। कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे एंड हो, ठीक है, और नई सीरीज से हम क्वेश्चन यहाँ से शुरू करें। थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ रह जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें दो में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जब हमारा सारा पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमने उसको देख लिया, रिवाइज चेक कर लिया, उसके बाद हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक तो जो हमने किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.25 से 2.5 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैथमेटिक्स का अब जो सिलेबस है आपका वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है, ठीक है। 20 तो आपके MCQs ही है, बाकी सिर्फ 18 क्वेश्चंस रह जाते हैं और 18 क्वेश्चंस के लिए आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 2.25 घंटे के अंदर 2.25 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर आपका ये पेपर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें 6 क्वेश्चंस गिवन है जो कि और में आए। तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस आपने एग्ज़ाम में करके आने हैं।
काफ़ी बच्चे ऐसे नहीं करते। बच्चे कहते हैं सर इसकी क्या जरूरत है जब हमने क्वेश्चन अच्छे से कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा हमें इसलिए करना है, इन केस अगर आपका जो पहले आपने क्वेश्चन किया अगर वो गलत हो जाता है और ये वाला ऑप्शन जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया वो सही हो जाता है, तो उसमें एग्जामिनर आपको मार्क्स ज़रूर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन कर देना। चलिए जी, अब मान लीजिए हमारा सारा पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर भी आपके पास 15-20 मिनट लास्ट में ज़रूर रह जाएंगे। उन 15-20 मिनट में हमें क्या करना है, हमें हमारा जो आंसर शीट है उसको पूरी रिवाइज़ करना है। रिवीजन में हमें क्या चेक करना है, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, हमें चेक करना है कि हमारा कोई क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं डल गया। ठीक है, कि जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर है तो 38 और हमने लिख दिया हो गलती से 37। एक सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पे ओवर राइटिंग करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है 27 है, आपने लिख दिया 27 मगर ये क्वेश्चन नंबर है 26, तो इसको ओवरराइट इस तरीके से करते हैं। ये गलती हमने नहीं करनी। ठीक है, अगर ऐसी कोई गलती हो भी जाती है तो हम इस पूरे को ऐसे काटेंगे और यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे पेन के साथ क्वेश्चन 26, आंसर 26। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये बिल्कुल अच्छे से कट कर देना है। ठीक है, ये कटिंग आपकी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर को चेंज कर देना है। ओवर राइटिंग करके क्वेश्चन नंबर कभी भी चेंज नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होती है, जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेरिफिकेशन किसी भी इसमें, जैसे 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर है जैसे 48 है। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन ज़रूर चेक कीजिए कि जो हमें कंडीशन दे रखी थी क्या वो कंडीशन पॉसिबल है, कि जो उसके दोनों डिजिट है उनका सम 12, 4 + 8 12। हाँ ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेक कर लिया हमने, वेरिफिकेशन चेक कर ली। ठीक है, उसके बाद एक काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले अगर पॉसिबल हो तो पहले निकल आते हैं। शायद नहीं है, बट अगर है तो आपको बिल्कुल आपने रहना है। ठीक, लास्ट तक अपने सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है। अगर कंप्लीट हो जाए तो इट मीन्स आप वहाँ पे पेपर को आंसर शीट करके बैठ जाते हैं। लास्ट नज़र मारते कुछ ना कुछ गलती हमें नज़र आ सकती है। सेकेंड थिंग और क्या रह गया हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, जो ये सैम्पल पेपर हमने कराया है, इस सैम्पल पेपर का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो ये आंसर शीट है इसकी भी मैंने एक PDF बना दिया और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके, ठीक है, आपने करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपकी तैयारी तो सभी बच्चों की मोस्टली हो चुकी होगी क्योंकि बिल्कुल पीक टाइम लास्ट टाइम आ चुका है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, इस क्वेश्चन पेपर को, उसका प्रिंट निकालना है और घड़ी का टाइम देख के बैठ के इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन पेपर को करना है। और अपना पेपर करने के बाद फिर आपको इस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उसको अपने क्वेश्चन पेपर आंसर शीट से मैच करना है। और आपने ये देखना है कि आपने कहाँ पे क्या क्या शॉर्टकमिंग्स करी है। ठीक है, दूसरी बात, मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर में स्पीड की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत कम है हमारा। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड कम है इस पेपर, ऐसे पेपर में भी अगर आपकी स्पीड कम है तो इट मीन्स आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको अपनी स्पीड को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। स्पीड का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपका मैथ्स में 2.25 घंटे के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली सारा पेपर कंप्लीट होके, वेरिफिकेशन होके सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो ही आप मैथ्स का पूरा पेपर कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी NCERT बुक का हर एक क्वेश्चन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं सभी को ये कहूँगा कि एग्ज़ाम के सिर्फ कुछ टाइम ही शेष रह गया है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, हाइपर नहीं होना है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है,
अच्छे से करके आना, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।